जीएस सुपर 100 एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शुभम तिवारी आज आप लोगों को कोशिका के संरचना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें अपना पहला क्लास हो गया था, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मतलब उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, देखा था। अब हम लोग पूरा क्या करेंगे, डिटेल से देखेंगे, जिसमें उसका एक पहला टॉपिक होता है कि कौन कौन से पार्ट हैं और उन पार्ट में कौन कौन से उनका पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे उनमें क्या हो गया, कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गया, राइबोसोम हो गया, है ना, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, जितने भी हैं उनको पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें प्रमोट करने के लिए, अगर हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और जो वीडियो है उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, है ना। हमारा उद्देश्य आपको क्या करना है, शिक्षित बनाना है, जानकारीपूर्ण बनाना है। हम सबसे पहले क्या पढ़ा रहे हैं आपको, साइंस। साइंस पढ़ाने का हमारा एकमात्र रीजन यही है कि आपके ज्ञान के साथ साथ, जानकारी के साथ साथ आपके जीवन से है, आपके शरीर से है। आपका अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ बेटर है ना। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं क्या है, कोशिका की संरचना में कोशिका के मुख्य पार्ट, जिसमें से पहला क्या है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राजधानी या रिक्तिका। हम लोग आज 4 पढ़ेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से पढ़ेंगे, एक क्या हो गया, कोशिका भित्ति। हमने बताया था कि जो बाहर वाला ये दीवार है इसको सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहा जाता है। उसके अंदर पार्ट में क्या, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली हो जाएगा। ये झिल्ली है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्या पढ़ेंगे, वैक्यूल्स, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस कारण से उसको जानेंगे। इससे संबंधित कौन सी बीमारियां होती हैं, है ना, उसको भी देखेंगे। ये जेनेटिक बीमारियां होती हैं, है ना, थोड़ा सा जानेंगे। फिर उसके बाद क्या है, वैक्यूल्स। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका यानी सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, सेल की दीवार क्या है, सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है ना। जिस तरह हमारे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, दीवार होता है। हमारा रूम को प्रोटेक्ट करना है, दीवार होगा। इसीलिए कोशिका को क्या करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, है ना, स्थिर बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया है, कोशिका भित्ति का निर्माण किया गया है, जो क्या करता है, आकृति एवं आकार प्रदान करता है ना। सेल वॉल क्या करता है, दीवार तो है ही, तो इसके साथ साथ अब दीवार को हम जिस तरीके से ढालना चाहे ढाल सकते हैं, है ना, लंबा चौड़ा, ठीक है ना, गोलाई में ले सकते हैं। उसी तरह ये क्या करेगा, जो सेल वॉल होता है वो सेल का क्या करता है, आकार और आकृति प्रदान करता है, शेप एंड साइज बनाता है कि सेल का शेप एंड साइज क्या होगा, ठीक है। ये किसके बनी होती है, जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है ना। तो आप लोग जानते होंगे कि पेड़ों पे क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेलुलोज। और उसी का जो क्या होता है, पेड़ बने होते हैं। अब पेड़ का क्या होता है, मेन जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में हम लोग बताएंगे। यह एक तरीके क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा है, कैसे है, उसमें डिटेल्स जब कार्बोहाइड्रेट पोषण पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे, है ना। सेलुलोज कैसे बनता है, क्या है, हम लोग उसका पाचन करते थे कि नहीं करते थे, हमारे शरीर में उसको पचाने के लिए क्या पार्ट पाया जाता है ना। क्योंकि पहले जो हमारे पूर्वज थे वो क्या करते थे, सेलुलोज का पाचन करते थे। लेकिन अब ना सेलुलोज को खाया जाता है, जब खाया नहीं जाता है तो उसका पाचन कहाँ से होगा, है ना। खाएंगे तब भी पचा भी नहीं पाएंगे, जबकि हमारे शरीर में एक अवशेषीय अंग बचा हुआ है ना, जो क्या करता है, सेलुलोज को पाचन करता है, जिसे अपेंडिक्स बोला जाता है। हम वहाँ पे डिटेल पे पढ़ेंगे, पर अभी इतना ही जानते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, सेल वॉल क्या करता है, सुरक्षा एवं स्थिरता प्रदान करता है सेल को, ठीक है ना। सेल एक हो गया, ये मान लीजिए सेल है, इसको क्या करेगा, ये सुरक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, गार्ड का काम करेगा और इसको स्थिर बनाएगा। स्थिर बनाने के साथ साथ, स्थिर मतलब क्या है, स्थायी बनाता है, फिक्स करता है। इसके साथ साथ ये क्या कर देगा, ये क्या करेगा, आकार एवं आकृति प्रदान करेगा, किसको, सेल्स को। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, है ना। तो उसे देखेंगे। इसमें क्या हो गया, इसका कोशिका भित्ति किससे किससे बनी है, एक बार रिवाइज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। पादप कोशिका किसमें पाई जाती है, कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में, यानी कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक बार आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए, बस एक एक वर्ड को ध्यान से सुन लीजिए, बस और कुछ नहीं।
ध्यान से सुनिए, उसको सोचिए, विचार करिए, अपने आप याद हो जाएगा। अगर एक आध दो बार रिवाइज कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सुनना है तो बोलना, जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा बोलेंगे। अगर ये दोनों बन गया तो फिर बात बन गई, है ना। तो क्या है, पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में या एनिमल प्लांट में नहीं पाई जाती। अभी हम पढ़ेंगे कि पादप कोशिका क्या है, जंतु कोशिका क्या है। फिर निर्माण इसका किससे हुआ है, सेलुलोज के द्वारा क्या है इसका निर्माण हुआ है, सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है पढ़ेंगे आगे और डिटेल से। सुरक्षा एवं स्थिरता के साथ आकृति एवं आकार प्रदान करना, हाँ ये किसमें पाई जाती है, एक तो हम बताया पादप कोशिका में, इसके अलावा जो बैक्टीरिया होता है ना, जो एल्गाई होता है, बैक्टीरिया इस शैवाल में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है ना। तो ये क्या हुआ हमारा, कोशिका भित्ति कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्या देखेंगे, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली नाम से पता झिल्ली है ना, अर्धपारगम झिल्ली है। कैसा है ये, अर्धपारगम झिल्ली है। क्या है ये, अर्धपारगम झिल्ली, मतलब पार भी हो जाता है, पार नहीं भी होता है ना। कैसा है ये, अर्धपारगम, मतलब इससे कुछ पदार्थ इसके अंदर से बाहर निकल आते हैं, कुछ पदार्थ बाहर से अंदर आ जाते हैं, लेकिन इसका निर्धारण कौन करता है, यही करता है। क्या करता है, अपने अनुसार जो इसको रिक्वायरमेंट होगा उसको अंदर आने देगा, जो रिक्वायरमेंट होगा उसे नहीं आने देगा, है ना। ये किस काम करता है, ये काम कोशिका झिल्ली काम करती है। कौन काम करती है, कोशिका झिल्ली, है ना। ये किसके द्वारा किया करती है, परासरण क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा किया करती है, परासरण क्रिया होता है, ऑस्मोसिस होता है, जहां जो पदार्थ अधिक से कम मात्रा की हो जाता है। कहां से जाता है, अधिक से कम। नॉर्मली यही प्रोसेस होती है, जैसे पानी हम भर दिए, पाइप लगा दीजिए तो अधिक से कम की ओर जाएगा, टेम्परेचर जो है अधिक से कम की ओर जाएगा, है ना। अब जिसके पास है ही नहीं तो दूसरे को क्या देगा, है ना। मान लीजिए हमारे पास 10 रुपए है, तभी हम किसी को 10 रुपए देंगे। अगर हमारे पास है ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हमको कुछ जानकारी है तभी तो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हमें जानकारी ही ना होती तो हम आपको कहाँ से कुछ देते। इस प्रकार क्या होता है, जहाँ क्या होगा, कोई पदार्थ अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाए उसे क्या कहा जाता है, परासरण क्रिया कहा जाता है ना। परासरण ऑस्मोसिस के द्वारा। ये कौन करता है, अर्धपारगम झिल्ली। कौन झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है ना। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, ये बनी किससे होती, किससे बनी होती, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से इसका निर्माण होता है। अभी इतना समझिए क्या कैसा होता है, फिर उसके बाद समझ लेंगे। लिपिड लिक्विड के समान होता है, प्रोटीन जो हमारा एक पोषण का भोज्य पदार्थ है, पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट भी एक पोषण है, पोषक पदार्थ है, जो हम लोग पढ़ेंगे जब पोषण पढ़ेंगे, है ना। इसका निर्माण किससे हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड से। किसका, कोशिका झिल्ली का, है ना। फिर इसके बाद क्या है, इसे क्या कहा जाता है, फास्फोलिपिड एवं पीएलपी। प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, फास्फोलिपिड या पीएलपी भी इसे कहा जाता है। इसके बाद फिर क्या हुआ, ये कोशिका झिल्ली अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कैसा झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली है ना। किसमें पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से निर्माण, 2-4 बार बोलेंगे क्लियर हो जाएगा। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से इसका निर्माण होता है। इसे क्या बोला जाता है, फास्फोलिपिड, पीएलपी भी कहा जाता है। इसके द्वारा जो परासरण क्रिया होती है ना, उसी से जो हम लोग अचार बनाते हैं, पिकल बनाते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, कंजर्वेटिव कर सकते हैं बहुत टाइम तक, है ना। उसको सुरक्षित रख सकते हैं, वो खराब नहीं होता है। किसके द्वारा, परासरण क्रिया के द्वारा ही, है ना। उसमें जड़ डाल देते हैं, जिससे क्या होते हैं, तेल डाल देते हैं। तेल की मात्रा अधिक होने के कारण, है ना, बैक्टीरिया, फंगस जो हो तो वो क्या करते हैं, उनको अंदर नहीं जा पाते हैं, है ना। इस कारण से हमारा जो अचार है, जो हमारे पिकल रखे जाते हैं, वो क्या है, सुरक्षित रहते हैं काफी दिनों तक। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, हमने देखा कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्स का मेन पार्ट कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी खोज किसने किया था, आल्टमैन ने किया था। किसने किया था, आल्टमैन ने किया था। कब किया था, 1886 में। कुछ क्वेश्चन बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। खोज किसने किया था इसका, आल्टमैन ने किया था। कब किया था, 1886 में किया था, 1886 में किया था। और नाम इसका किसने दिया था, बेल्डन ने दिया था, है ना। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए रेलवे वगैरह में, वनडे एग्जाम में पूछा है। अब तो उतना बड़ी क्वेश्चन है, लगता नहीं पूछेगा, पर जानने के लिए जानकारी रखना चाहिए, है ना। कोई भी स्टेट से कोई भी एग्जाम होते हैं वो पूछ सकते हैं।
तो इसमें क्या है, खोज किसने किया, आल्टमैन ने किया। कब किया, 1886 में किया। नाम क्या है, नाम किसने दिया, बेंडा ने। बेंडा ने क्या दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया, बेंडा ने नेम दिया, है ना। आल्टमैन ने क्या किया, मैन ने खोज किया। आल्टमैन, अल्टरनेटिव मैन ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया। ग्लूकोज द्वारा इसका मुख्य काम क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या काम करता है, ग्लूकोज के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है। ग्लूकोज को लेकर के उसको ऑक्सीकरण करेगा, है ना, ऑक्सीडेशन करता है, और उसके बाद क्या एटीपी के रूप में क्या करेगा, ऊर्जा का निर्माण करता है। एक साइकिल बनता है, इस साइकिल को ही क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रेब्स चक्र। हमारे शरीर के सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए सेल्स है, शरीर है, इसमें सेल्स होगा, इस सेल्स के अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ऊर्जा का निर्माण करता है। किसके द्वारा करता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है हम लोगों को, हम लोग जो भी पदार्थ का मतलब सेवन करते हैं या खाना खाते हैं वो बाद में किस में परिणित हो जाता है, ग्लूकोज में। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, हमने गेहूं लिया, चावल लिया, है ना, वो आगे चल के जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसे क्या कर देगा, मतलब जटिल पदार्थ को किसने बदल देगा, सरल पदार्थों में। जैसे कार्बोहाइड्रेट था, सबसे सरल पदार्थ क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, उसको जला देगा, और उसको मतलब जलाएगा नहीं, क्रिया करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, एटीपी के रूप में क्या करेगा, एनर्जी का निर्माण करेगा। उसी से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तब एनर्जी का निर्माण नहीं होगा, है ना, फिर हमारा अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानकारी के हिसाब से, है ना। इसलिए हमें ये भी जानना चाहिए कि ग्लूकोज जो होता है ना, जैसे कोई खिलाड़ी हो उसे एनर्जी तुरंत चाहिए, बूस्ट चाहिए, है ना, तो तुरंत क्या करना चाहिए, उसे ग्लूकोज का सेवन करा देना चाहिए, जो हमारे बिना पचे हुए, मतलब अगर हम भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कुछ भी, तो उसको पचाने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन तुरंत एनर्जी चाहिए, है ना, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज का सेवन करा सकते हैं, उसे तुरंत एनर्जी मिल जाएगा। ग्लूकोज जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया लेगा, उसका ऑक्सीडेशन करेगा, उसको एनर्जी दे देगा, है ना। तो मेन काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पावर हाउस, ऊर्जा का घर। जहां से एनर्जी बनता है उसको क्या बोलेंगे, पावर हाउस बोलेंगे, ऊर्जा का घर बोलेंगे, है ना। इस और क्या है, हमारा इंजन है। जिस तरह गाड़ी का क्या होता है, मुख्य पार्ट इंजन होता है ना, जो उसको मतलब चलाता है ना, उसमें पेट्रोल को उसका दहन करेगा, उसके बाद होता है। इस प्रकार से हमारा भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इंजन है, जो हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। उसके बाद क्या है, कोशिका का श्वसन स्थल। सेल्स का क्या होता है, ये रेस्पिरेशन प्लेस होता है, जहां कोशिका क्या करता है, श्वसन करता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कोशिका का श्वसन स्थल। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा कोशिका का श्वसन स्थल है, ऑप्शन में दे देगा राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, बैकबोन, तो आपको कौन सा बताना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया बताना होगा, ठीक है ना। तो अब हमने क्या देखा, खोज किसने किया, आल्टमैन। नाम किसने दिया, वेंडा ने दिया। ग्लूकोज द्वारा ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही। ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही ग्लूकोज के द्वारा क्या करेगा, ऊर्जा का निर्माण करेगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा घर या पावर हाउस। इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का श्वसन स्थल। इसके साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किससे बना होता है, हमें बताना होगा किससे बना होता है, लिपिड सॉरी है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आगे हम बताना होगा, जिसमें क्या है, ये यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका। जैसे हम पढ़े हैं कोशिका 2 टाइप का होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो ये कैसा है, यूकैरियोटिक क्या होता है, विकसित होता है, जो हमारे में पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रिमिटिव होता है, मतलब अविकसित। जब शुरुआती समय में जीवन का निर्माण हो रहा था, है ना, शरीर का निर्माण हो रहा था या विकास हो रहा था इस पृथ्वी का, या यहाँ जीव की विकास हो रहा था, तो वहाँ किसका निर्माण हुआ, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स का निर्माण हुआ, जिसमें प्रोटोजोआ वगैरह का हुआ, अमीबा का, है ना, पैरामीशियम, वो किसमें है, सब प्रोकैरियोटिक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है, जो हमारे कोशिका के अंदर कोशिका। इसे अगर पूछा जाता है कि कोशिका के अंदर कोशिका कौन सा है, उसमें दे दिया लाइसोसोम, गोल्गी कॉइल, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, तो आप बताना होगा कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, है ना। और क्या है, ये क्या है, यूकैरियोटिक इसका हमारा को सेल्स हो गया जो डेवलप्ड है, उसी के अंदर ये क्या हो गया, प्रिमिटिव हो गया या अविकसित हो गया, कौन सा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। किसे बोलेंगे, कोशिका के अंदर
मानव शरीर में पाई जाने वाली प्रोकैरियोटिक कोशिका का नाम बताइए, जो कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। फिर उसके बाद क्या है, इसका विभाजन होता है ना। तो विभाजन किसके द्वारा होता है, विभाजन किसके द्वारा होता है, विभाजन किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। जब हम सेल्स डिवीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि डिवीजन कितने प्रकार के, समसूत्री, अर्धसूत्री, है ना। यहाँ इतना सीमित रखते हैं, यहाँ इतना जानते हैं, विखंडन के द्वारा होता है ना, विखंडन के द्वारा। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, डीएनए पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए एवं जीन पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, केंद्रक में। केंद्रक के साथ साथ डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये रसधानी रिक्तिका या वैक्यूल्स, ठीक है ना, रसधानी रिक्तिका या वैक्यूल्स, ये क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है, तरल पदार्थ का एवं जल का संग्रह होता है। कोई भी तरल पदार्थ है तो जिसको स्टोर करना है तो स्टोर कहाँ पास होता है, वैक्यूल्स में होता है। रसधानी, जहाँ रस क्या करे, मतलब रस क्या करे, धान मतलब वहां पर रुके, है ना, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, रसधानी बोला जाता है। ठीक है ना। ये रिक्तिका क्या करता है, रिक्तिका या रसधानी से बोला जाता है। ये क्या करता है, तरल पदार्थ एवं जल का क्या करेगा, ये संग्रहण करेगा। ठीक है, ये क्या होता है, प्लांट से नहीं पाया जाता है और एनिमल से नहीं पाया जाता है, मतलब पौधों में ही पाया जाता है और जंतु में ही पाया जाता है। लेकिन पौधों में क्या होता है, ये बड़ा होता है, क्योंकि पौधों को जल की आवश्यकता इंसान से ज्यादा होती है। इसलिए क्या होगा, स्टोरेज ज्यादा करना होगा। जब स्टोरेज ज्यादा करना होगा तो इसका साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, इसका बड़ा होगा, है ना। जबकि इंसानों में थोड़ा कम होता है, इसका साइज छोटा होता है। अमीबा में उत्सर्जन, अमीबा में क्या करता है, एक्सक्रिएशन करता है, मतलब उत्सर्जन करता है ना। जैसे हम यूरिन का उत्सर्जन करते हैं तो किसके द्वारा होता है, वैक्यूल्स के द्वारा। अगर पूछा जाता है कि अमीबा में उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो आपको बताना होगा रसधानी या रिक्तिका के द्वारा अमीबा में उत्सर्जन होता है ना। समझ में आया। एक बार हम इसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, रिवाइज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपसे बोले हैं कई बार कि अगर आप 60 मिनट पढ़ रहे हैं तो उसमें कम से कम 20 मिनट रिवाइज जरूर करिए, तभी क्या होगा, क्लियर होगा। नहीं तो पढ़ेगा वो क्या करेगा, निकल जाएगा, है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पे परत निशान। ये क्या है, हम लोग मतलब छोटी कक्षाओं में ही जान लेते हैं जिसके, लेकिन इसका महत्व तो जब हम सफल होते हैं ना तब समझ में आता है, क्योंकि जब सफल तभी होंगे जब हम अभ्यास करेंगे। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है ना। आपसे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी मत आता, केवल उसको सुनिए, उसे देखिए, उसी में थोड़ा सा अभ्यास करिए, कुछ भी करिए, अपने आप आने लगेगा, है ना। कोई भी बड़ी बात नहीं है। कहते हैं ना कि कामयाबी क्या मांगती है, मेहनत तो मांगती है, मेहनत के साथ साथ वक्त मांगती है। आप किसी भी क्षेत्र में क्या करेंगे, वक्त देंगे, क्षेत्र कैसा भी, अच्छा हो या बुरा हो, है ना, कामयाब जरूर होंगे। इसीलिए अच्छे क्षेत्र में अपना वक्त दीजिए और कामयाब हो जाइए, है ना। और इस भीड़ से क्या होना है, अलग होना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसे रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका के मुख्य पार्ट, जिसमें हमने क्या देखा, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति या सेल वॉल किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में। निर्माण किससे हुआ है, सेलुलोज से हुआ है। सुरक्षा एवं स्थिरता के साथ साथ आकार एवं आकृति प्रदान करती है। और किसमें पाई जाती है, बैक्टीरिया में और अलगाई मतलब जीवाणुओं में। शैवाल में हम बताएंगे कि जीवाणु क्या है, शैवाल क्या है ना, देखेंगे धीरे धीरे। फिर क्या है, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी कैसी होती है, ये अर्धपारगम झिल्ली होती है, मतलब कुछ पदार्थ को अंदर से बाहर और कुछ पदार्थों को बाहर से अंदर आने जाने देती है। किस क्रिया के द्वारा, परासरण क्रिया के द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस, है ना। आपने सुना होगा आरओ का पानी, आरओ में क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, उल्टा कम से अधिक की ओर पानी का प्रवाह किया जाता है ना। और कहीं बताएंगे इस पर। ये किसका बना होता है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से निर्माण होता है। इसे क्या कहा जाता है, फास्फोलिपिड या पीएलपी भी कहा जाता है, किसे, कोशिका झिल्ली को। इसके बाद फिर क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया, आज मैं नाम किसने दिया, बेंडा ने। कब किया, 1806 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज द्वारा क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसे ऊर्जा घर, पावर हाउस, इंजन कहा जाता है ना। कोशिका का श्वसन स्थल, कोशिका के अंदर कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, है ना। और क्या है, विखंडन किसके द्वारा होता है, विभाजन विखंडन के द्वारा होता है। इसमें डीएनए और जीन पूछा जाता है कि डीएनए कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको बताना होगा केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है ना। इसके बाद फिर क्या है, रसधानी या रिक्तिका।
वैक्यूल्स जिसे बोलते हैं, तरल पदार्थ एवं जल पदार्थ का संग्रहण और पादप कोशिका में आकार बृहद, है ना, अमीबा में उत्सर्जन। अगर हमारे शरीर में प्यास लगती है तो हमारे वैक्यूल्स को 1% पानी का कमी हो जाता है। अगर 10% पानी का वैक्यूल्स में या राजधानी में कमी हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, है ना। इसलिए जल बहुत आवश्यक है। पानी पीते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, है ना। इसी के साथ साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके, धन्यवाद।